आज का विषय तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने वो बड़ी घोषणा की जिसका हमें इंतजार था। तो उसके बारे में बात करेंगे। सही है, गलत है, खूब बहस हो रही है कल से इसके बारे में पूरे देश भर में। इसके बारे में अपनी बात रखूंगा। इस बीच सुबह से आज तमाम खबरें आ रही हैं। दुनिया भर में एपिडेमिक बढ़ने की खबर है। इटली, जो कि चीन के बाद उसका दूसरा केंद्र बना था, वहां से खबर यह है कि इटली में मृत लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वायरस के फैलने की जो दर है, स्पीड है, वो थोड़ी सी घटी है। स्पेन में इस वक्त बहुत खतरनाक स्थिति चल रही है। इन दोनों जगह रोज 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। और अब मामला धीरे धीरे अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी को इसका घोषित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क से जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, सबके बारे में चेकिंग हो रही है। जैसे पहले इटली से लोग जा रहे थे, उनकी चेकिंग हो रही थी, उसी तरह पूरे अमेरिका में अब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क से कोई भी गया है तो वो इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। इसके बारे में अभी खबरें और भी आ रही हैं। छोटी सी खबर ये भी है कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, उनको भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। तो ये राजा रंक किसी में भी फर्क नहीं कर रहा है इन्फेक्शन। दरअसल ध्यान से देखें तो फिलहाल इसके जितने भी शिकार हैं, कम से कम भारत में, वो ज्यादा थोड़ा ऊपरी तबके के लोग हैं। वो लोग जो विदेश गए हैं, विदेश से आए लोगों के संपर्क में रहे हैं। तो ये फिलहाल ये बीमारी है जो ऊपर से नीचे आ रही है। पहले जो इन्फेक्शन हुआ करते थे, जैसे चेचक होता था, जैसे प्लेग होता था, ये नीचे से ऊपर आते थे। गरीबों के इलाकों में बीमारियां होती थी, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आती थी। तो अमीर लोग बड़ा डरा करते थे कि अरे गरीबों की बस्ती से ये वायरस हमारे यहाँ आएगा। इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हालांकि व्यापार हमारा बिल्कुल वैसा ही है। जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, अपार्टमेंट्स, इन सब के अंदर नियम बना दिए गए हैं कि भाई कोई जो सफाई करने वाले हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, वो अंदर नहीं आए। लेकिन उसकी मजेदार बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उधर से इंफेक्शन यहां आएगा। एक तरह से वो बच रहे हैं कि हम लोग उन्हें इंफेक्शन ना दें, क्योंकि ज्यादा गुंजाइश यहां पे होने की है। खैर, एक बड़ी खबर आज ये आई है कि एनपीआर और सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया है। कई पिछले 3-4 दिन से इसकी अपेक्षा भी थी, थोड़ा देरी हो गई थी निर्णय आने में। जब भी सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है, सरकार के दफ्तर बंद हो रहे हैं, पूरा देश बंद हो रहा है, तो जाहिर है एनपीआर तो बंद होना ही था, सेंसस तो बंद होना ही था। आज औपचारिक नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि अब सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया है। और उस सेंसस के साथ साथ एनपीआर जो हो रहा था, जिसका हम में से कई लोग विरोध कर रहे थे, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। और सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया नहीं है कि कब होगा। सो टिल फर्दर नोटिस, जो सरकारी भाषा होती है ना, कि भाई बाद में बताएंगे, जब टाइम मिलेगा तब बताएंगे, अभी नहीं कुछ बता रहे। तो सेंसस एंड एनपीआर दोनों पोस्टपोन हो गए हैं। ये सब खबरें हैं। लेकिन जिस खबर पे सबका ध्यान है वो है कल रात प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा। ये घोषणा हो सकती है, इसका अनुमान सबको था, क्योंकि कई राज्यों में हो चुकी थी। केंद्रीय स्तर पे होगी, नहीं होगी। फिर हमारे कानून के लोगों में इस पे भी डिबेट चल रहा था कि अच्छा, केंद्र सरकार के पास कोई पावर भी है ऐसा करने की, कैसे कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्यों के हाथ में है। कल प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक स्पष्ट घोषणा की। 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन का मतलब क्या है उस वक्त स्पष्ट नहीं था। 2-3 घंटे लग गए स्पष्ट होने में, और इतने में बहुत बेकार में ही काफी लोगों की लाइनें भी लगी, लोग घबराए भी, भागे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसे लगा कि 12 बजे तक जो करना है कर लो भैया, उसके बाद तो सब कुछ बंद होने वाला है। तो देश के तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आई कि लोग भाग रहे थे अपने अपने वहां मार्केट तक जाके किसी तरह से आटा दाल खरीदने। ये सब चल रहा था, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया। एक लंबा सा नोटिफिकेशन है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन बताता है कि ये किस कानून के तहत किया गया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक भारत सरकार का 2005 का है, उसके तहत किया गया है। और ये बताता है कि किन किन चीजों को अपवाद है, यानी कि किन किन चीजों को छूट है इसके अंदर। और काफी चीजों को छूट है।
जिन जिन चीज़ों को छूट होनी चाहिए, कागज पे कम से कम उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को छूट है। इसका कुछ अफसोस है कि कुछ चीज़ों को छूट मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली है। खास तौर पे किसानों को मंडी में अपना सामान ले जाने के लिए और किसानी से रिलेटेड जो काम है, जो इस वक्त एक एसेंशियल काम है, उसके लिए छूट अभी लिख के नहीं मिली है, वो मिलनी चाहिए। इस पे भी हम बात करेंगे। आज का बड़ा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री की ये घोषणा सही थी, गलत थी, इसका समर्थन करना चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जम के बहस चल रही है। वैसे हम हिंदुस्तानी थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव लोग भी हैं। अमर्त्य सेन भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तानी बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, किताबें उनकी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। तो यूं भी हम बहस मुबाहसे में बहुत फास्ट लेते हैं। वैसे इस पे बहस हो रही है, कई तरह की बहस। क्या ये तकनीकी रूप से ठीक फैसला था? क्या पूरे देश को लॉकडाउन करना चाहिए था, या कि मेडिकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दूसरे रास्ते भी हो सकते थे? बहस इस पे भी है कि क्या सरकार ने ठीक से तैयारी की थी, क्या घोषणा ठीक ढंग से की गई, और क्या इसके बाद इससे फायदा होगा, क्या इससे नुकसान हो सकता है। जैसे ही ये घोषणा आई, हमने इसका समर्थन किया। मैंने ट्वीट करके कहा, बोला, कहा कि ये वक्त, और ये बात हम पिछले 7 दिन से कह रहे हैं, जब से हम फेसबुक पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, ये वक्त गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन का नहीं है। ये वक्त पक्ष विपक्ष का खेल करना, विरोध की राजनीति करना, उसका वक्त नहीं है। देश के हित में जो है, सब लोगों को मिलके, पक्ष और विपक्ष को मिलके देश हित के अंदर सोचना है और देखना है कि क्या सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। जब मैंने ये बात लिखी तो हमारे कई साथी परेशान हुए, क्योंकि सबके छवि है, शायद सही छवि है, कि मैं मोदी सरकार का भक्त तो हूं नहीं, समर्थक भी अपने आप को नहीं मानता, और मैं तो पहले कई बार उनके बारे में बहुत कड़वी बातें कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि ये तो बिल्कुल लोकतंत्र को खतरा है, कि ये सरकार तो इस देश की जड़ उखाड़ने पे तुली हुई है, इस देश के संविधान के मूल्यों पे हमला कर रही है, प्रधानमंत्री असत्य के साथ प्रयोग दिन रात करते रहते हैं, सब मैं कहता रहा हूं। तो हमारे दोस्तों को बड़ी हैरानी हुई कि भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो मोदी जी का, क्या हो गया, कुछ भगवा हो गया है, बीजेपी में जाने की तैयारी है। यही दिक्कत है हमारे देश की पब्लिक लाइफ के बारे में, कि आप किसी भी मुद्दे पर लाइन लें तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि आपने मुद्दे को सही गलत सोच के लाइन ली होगी। हमेशा लगता है कि नहीं, कुछ पेंच होगा, कोई खेल होगा, नहीं नहीं कोई तैयारी है, कुछ तो हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री का सोचा समझा सबसे अच्छा फैसला था? ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल इसके बारे में एक विवाद है, इसके बारे में 2 अलग राय रही है। मेरे जैसा व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकता कि राय की कौन सी ठीक है। 2 क्या राय? एक राय उन लोगों की है, अच्छे, वो भी वैज्ञानिक हैं, समझदार हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि जो संक्रमण वाले रोग हैं उनके एक्सपर्ट जो हैं, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये बीमारी देर सवेर तो पूरे देश में फैलेगी फैलेगी, आप इसको डिले कर सकते हो। और डिले करने का तरीका ये नहीं है कि आप पूरे देश में तालाबंदी कर दो, क्योंकि तालाबंदी तो चलेगी नहीं भारत जैसे देश में। तो क्या चल सकता है, आप टेस्ट करो, जहां पे टेस्ट करके आपको लगे कि हाँ यहां कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश है, वहां पे लिमिटेड आप बंदी करो, पूरे देश को बंद मत करो, क्योंकि पूरे देश को जब बंद करोगे तो उससे बहुत भारी नुकसान होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि दवाई अपने आप में मर्ज बन जाए, ये जो आप इंजेक्शन लगा रहे हो वो इंजेक्शन अपने आप में बीमारी ना बन जाए। ऐसा कई एक्सपर्ट लोगों ने राय दी है, और इस राय में दम है, ये राय बेकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि एक दूसरा तर्क है। दूसरा तर्क है जो सरकार ने माना है। सरकार जो मान रही है तर्क, उसमें भी अपना वजन है। सरकार का तर्क मोटे तौर पे ये है कि देखिए, ये बीमारी अपने आप में बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये फैल बहुत तेजी से रही है, और अभी इसका कोई पक्का इलाज, इसका कोई इंजेक्शन, इसकी कोई वैक्सीन हमारे पास है नहीं। और जिस तरह से स्पेन में, इटली में फैली है, अगर उस स्पीड पे इंडिया में फैल गई तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का। स्पेन में जैसे 50,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं,
अगर इंडिया में उस लेवल पे हो गया तो हमारे यहां तो 10, 20, 40 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और अगर उस 10, 20, 40 करोड़ में से समझिए 10% को भी हॉस्पिटल लाना पड़ा, 3, 4 करोड़ लोग, हमारे तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है इन लोगों की। हमारी पब्लिक हेल्थ इतना कमजोर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि हम तो इतना बोझ तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। इसलिए जो लोग सरकार को एडवाइस कर रहे हैं उन्होंने कहा होगा कि देखो, अमेरिका दूसरा तरीका कर सकता है, यूरोप कर सकता है, हमारे पास तो एक ही तरीका है कि हम किसी तरह से इसको बहुत अर्ली स्टेज पे बिल्कुल ताला लगा दें। हमारे लिए प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ऐसी जब इन्फेक्शन फैल रहा है तो प्रिवेंशन ही एकमात्र रास्ता है। हमारे पास तो दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि क्योर करने के लिए अस्पताल तो है नहीं। और खास तौर पे जब गांव में फैल जाएगा, गरीब इलाकों में फैलेगा, वहां कहां वेंटिलेटर मिलेंगे? यहां दिल्ली में शहर में वेंटिलेटर पर्याप्त नहीं है। वेंटिलेटर कहां होंगे, आईसीयू कहां होंगे, हॉस्पिटल बेड कहां होंगे? इसलिए सरकार को बताया होगा एक्सपर्ट ने कि देखिए, ये दवाई है तो कड़वी, लेकिन एक बार आप ले लीजिए, 21 दिन तक बंद कर दीजिए। 14 दिन का साइकिल होता है इसका, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर पहला रोग लगा, अगर मुझे आज मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, तो अगले 14 दिन तक मैं किसी को भी इन्फेक्शन लगा सकता हूं। तो इसलिए कहा गया कि 14 पे आप एक हफ्ता और जोड़ दीजिए, 21 दिन का साइकिल है और इसमें रुक जाएगा। कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा इससे भी, ये एक्सपर्ट ने भी बताया होगा सरकार को, खत्म नहीं होने जा रहा। लेकिन कहा होगा कि कम से कम ये जो हालत स्पेन और जो अब अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह में हो रही है, कम से कम उससे हम बच जाएंगे। वो तो फिर भी इससे बाहर निकल आएंगे, अब तो बिल्कुल टूट जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। मेरे ख्याल से ये बात प्रधानमंत्री के मन में रही होगी जब उन्होंने फैसला लिया। फैसला सही था, गलत था, फिर इसके बारे में दो राय हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया वही एकमात्र सही फैसला हो सकता है, लेकिन इतना याद रखिए, प्रधानमंत्री के बारे में मेरी जो भी व्यक्तिगत राय हो, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, जिम्मेवारी उनके पास है, सूचना उनके पास है। जितनी सूचना मेरे पास है, आपके पास है, हम सब इंडियन बैठ के ओपिनियन तो अपना जरूर बना लेते हैं, बहस करने में हमें अच्छा लगता है, हर चीज के हम एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, लेकिन यकीनन जितनी इंफॉर्मेशन इस वक्त उनके पास है उतनी आपके मेरे पास नहीं है। यह भी हो सकता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि जितने केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, दरअसल उससे बहुत ज्यादा केस ऑलरेडी हो चुके हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री को बता दिया गया हो कि स्टेज 3 में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इसलिए दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है, इसका फैसला अगर प्रधानमंत्री लेते हैं तो हमें उनकी राय के हिसाब से जाना चाहिए, इसलिए कि ये एक संभव रास्ता जरूर है, इसका एक लॉजिक है। दूसरा ये कि किसी को तो फैसला लेना है, और ऐसे में कोई एक फैसला लेना बेहतर है बजाय इसके कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, ना इधर का ना उधर का। आपको ध्यान है वो 99 प्याज और 100 जूते वाली कहानी? हमारे कहा करते थे कि गांव में किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी, गांव की पंचायत बैठी और उसको कहा कि भाई तेरे को दंड मिलेगा, और दंड ये है कि या तो तेरे को 100 प्याज खानी पड़ेंगी या 100 जूते लगेंगे, तू चुन ले। प्याज उसको अच्छी लगती थी, उसने कहा जी मैं प्याज खा लूंगा 100। खाता गया 90 तक जाके हालत खराब हो गई, किसी तरह से 99 प्याज खाई और कहा कि अब तो मैं नहीं खा सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो भी 100 जूते पड़ेंगे। तो इसका मकसद क्या है, इसका मैसेज क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज चुन लो, बुरा इधर भी है बुरा उधर भी है। ये ऐसा स्थिति है जिसमें कोई अच्छा रास्ता नहीं है। बाहर खड़े होकर हमारे लिए बहुत आसान है कहना कि देखो तुमने जो चुना इससे नुकसान हुआ, दूसरा चुनते तो भी नुकसान था। एक नुकसान वर्सेस दूसरा नुकसान, एक तरफ 100 प्याज दूसरी तरफ 100 जूते, कोई एक चुन ले, कम से कम दोनों ना खाने पड़े। तो प्रधानमंत्री ने चुना है उसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए कि कम से कम दोहराव ना हो, कम से कम हमें दोनों चीजों का ना हो। और फिर जो एक रास्ता चुने वो पूरा हम फॉलो करें। आधा करने से
ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। तो आधा ना करें, कोई एक रास्ता स्पष्ट चुने और फिर उसके ऊपर हम चलते जाएं। मैं जानता हूं मेरे इस उत्तर से मेरे तमाम दोस्त खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैंने खुद प्रधानमंत्री की बहुत आलोचना की है, कई मुद्दों पे बहुत गंभीर आलोचना की है, और वो आलोचना आज भी मैं मानता हूं कि सही है। लेकिन इस विषय पे ये मानना कि प्रधानमंत्री कुछ बदनीयत से कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इसका कोई मुझे कारण नजर नहीं आता। ये कोई डिमोनेटाइजेशन जैसा मामला नहीं है जहां बीमारी थी नहीं और उठा के इंजेक्शन लगा दिया। यहां तो बीमारी है भाई, दिख रही है, पूरी दुनिया में है। और ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री ने जो रास्ता चुना है ये पूरे देश में तालाबंदी का, ये सोचना कि इससे कोई सीधे सीधे पॉलिटिकल स्वार्थ सध रहा है, इससे देश को बहुत डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका कारण नहीं है, एक दुविधा है। हो सकता है इतिहास में आज से 10 साल बाद हमें लगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन आप और मैं उनकी जगह होते हम कोई बेहतर फैसला ले लेते, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से, आप जो सुन रहे हैं, मैं जानता नहीं आपके क्या ओपिनियन होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग मोदी जी के प्रशंसक हों, कुछ लोग मोदी जी के विरोधी हों। जो लोग विरोधी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, दोस्त, ये वक्त ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स करने का नहीं है, ये वक्त केवल विरोध के लिए विरोध करने का नहीं है, ये वक्त हर चीज पे शक करने का नहीं है। ये वक्त है, अगर विरोध करना है कोरोना वायरस का करें। इस वक्त हम जिम्मेवारी से चलें, क्योंकि ये वो घड़ी है जिसमें पूरे देश को बचाने का, हमारे लोगों के जीवन को बचाने का, हमारे लोगों के, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने का सवाल है, जिसमें हम सबको जहां तक संभव हो एक साथ खड़े होकर सोचना चाहिए। तो फिर हमारे दोस्त कहते हैं अच्छा इसका मतलब हम कोई आलोचना ही ना करें, कोई गलत बात ना बताएं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल कहना चाहिए। मुझे खुद महसूस हुआ कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन किया, वैसे वो अच्छी स्पीच देते हैं, बोलते अच्छे हैं, मुझे उसमें लगा कि ये दो गड़बड़ी थी। मुझे वाकई लगा कि प्रधानमंत्री अगर किसी एक्सपर्ट से राय ले लेते, वैसे बोलने में उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बोलने से दो तीन चीजें हुई। एक तो उनकी भाषा बहुत डराने वाली थी। जो उनका इरादा नहीं रहा होगा, उनका इरादा रहा होगा कि लोगों को एहसास हो कि गंभीरता है, लेकिन ये तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो कोरोना वायरस है कोई चेचक जैसी बीमारी नहीं है, कोई टीबी नहीं है, कोई डेंगू जैसी बीमारी भी नहीं है कि जिससे आपके मौत के बहुत ज्यादा चांसेस हो। उनकी भाषा में थोड़ा डराने वाला मामला था, जिससे डराने का संदेश ज्यादा गया, जो शायद जरूरत नहीं थी। दूसरा, ये जो रात 12 बजे क्या होगा, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे भी स्पष्ट नहीं था कि रात 12 बजे क्या होने वाला है। हमारे घर में भी पूछा कि भाई क्या बात, आलू वालू स्टॉक कर लें क्या, कल सुबह दूध मिलेगा कि नहीं, कल सुबह सब्जी की रेहड़ी लगेगी कि नहीं। जब प्रधानमंत्री कहें, पूरे देश को कहें, इतना बड़ा संदेश दें, तो ये जरूरी होना चाहिए कि इन चीजों पे एकदम क्लैरिटी हो। उन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटीज की दिक्कत नहीं होगी, नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 12 बजे से कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी, तो आपको बताना तो चाहिए कि आप चिंता मत करें, आपके आटे दाल की दुकान खुलेगी, आपकी सब्जी की रेहड़ी खुलेगी, आपको दूध बच्चों के लिए मिलेगा, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। ये बता देते तो खामखा जिस तरह की कल शाम को स्थिति हुई वैसी नहीं होती। मगर ये छोटी बात है, ये तो चलिए एक कुछ समय की बात है। ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं 3, जिस पर विपक्षियों को भी और समर्थकों को भी बार बार सरकार को चेताना चाहिए। सरकार को 3 बात याद दिलाने की जरूरत है। पहला, सबसे पहली बात ये कि ये जो तालाबंदी की है इसकी कीमत गरीब दे रहे हैं, और उसके लिए कुछ तुरंत प्रोविजन करने की जरूरत है। ये नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है किसानों के बारे में कुछ बोलें, मजदूरों के बारे में कुछ बोलें, एक शब्द नहीं बोला। फिर मेरे जैसे लोगों ने सोचा कि नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए बचा के रखा हो कि वित्त मंत्री इतनी बड़ी घोषणा नहीं करेंगे, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी एक शब्द नहीं बोला। बताया कि हाँ मैं जानता हूं गरीबों को नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद बोला सिविल सोसाइटी उनका ध्यान रखेगी, समाज उनका ध्यान रखेगा। नहीं साहब, ये तो सरकार का करने का काम है। इस वक्त देश में दिहाड़ी के मजदूरों के लिए, किसान के लिए, हर गरीब व्यक्ति के लिए
इतना बड़ा संकट आ गया है। मुझे यकीन है प्रधानमंत्री जी को दिख रहा होगा क्या कुछ चीजें हो रही हैं। लोग 100-100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आज ही मैंने कहानी पढ़ी, 36 घंटा पैदल चल के लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। देखा होगा आपने कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। जहां पे दिल्ली में कम्युनिटी किचन कहीं पे खुल गया खाना खिलाने के लिए, इतनी जनता वहां पहुंची। हमारी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खत्म हो गई एक झटके के अंदर सारा कुछ, जिसका मतलब है इतनी भूख है। दिल्ली जैसे शहर में स्थिति है। हैदराबाद की तस्वीर आ रही है, इतने हजारों लोग एक लाइन में खड़े हैं एक दूसरे से 6-6 इंच दूरी पे। क्या सरकार इसकी तैयारी नहीं कर सकती थी? एक बात जिसके बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप भी 7 दिन से मेरे से सुन सुन के थक गए होंगे कि भाई इससे बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। इससे आजीविका का संकट है। लोगों की जान के अलावा उनकी आजीविका जा रही है। सरकार उसके लिए व्यवस्था करे। सरकार के पास सोचने के लिए 1 महीने से ज्यादा का टाइम था। 1 महीने से लगभग चल रहा था कि ऐसी नौबत कभी ना कभी आ सकती है। सरकार ने सोचा नहीं। आज भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हो गई है। अभी भी सरकार शायद मान के चल रही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ करेंगी कर देंगी। फिर मैं आपको याद दिला दूं, सरकार की तरफ से 2-3 बड़ी घोषणाओं की जरूरत है। सबसे बड़ी जिस घोषणा की जरूरत है वो ये कि लोगों को राशन दिया जाएगा। याद रखिए, फिर हम कह रहे हैं, वक्त से पहले कह रहे हैं, अगले 2-4 दिन में देश के लाखों लोगों के लिए और अगले 15 दिन में देश के करोड़ों लोगों के लिए खाने का संकट हो सकता है। रसोई बंद हो सकती है, चूल्हे की आंच खत्म हो सकती है। सरकार को इन्हीं 8-10 दिनों में व्यवस्था करनी है। और उसके 2-3 बड़े साधारण तरीके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, इस वक्त उसके पास इतना अनाज का भंडार पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास इतना है कि हम उसका क्या करें, चूहे खा रहे हैं, हम कैसे किसान से और लें, हमारे तो भंडार भरे हुए हैं। अगर भंडार भरे हुए हैं मोदी जी, तो ये समय है लोगों तक पहुंचाने का। जो राशन में लोगों को जितना राशन मिलता है उसको 1.5 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का के साथ साथ लोगों को दाल भी दीजिए, खाना पकाने का तेल दीजिए, साबुन दीजिए। इन सब की बहुत सख्त जरूरत है लोगों को। ये सब पहुंचाए जाएं। दूसरा, कोई तरीका जिससे गरीबों के पास, चाहे वो किसान योजना के जरिए हो, जनधन वाले लोग हों, मनरेगा वाले हों, इन सब के अकाउंट में कुछ पैसा सरकार डाले। सारी दुनिया की सरकारें घोषणा कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है इस देश के लिए। हमारे ये तो बिल्कुल आटे में नमक जैसा भी नहीं है। 15,000 करोड़ रुपया, ये हुआ $2 बिलियन। अमेरिका सरकार जब घोषणा करती है तो वो कोई 4-5 ट्रिलियन डॉलर की घोषणा कर रही है। कनाडा घोषणा कर रहा है, इससे पता नहीं कितने बड़े बड़े अमाउंट की घोषणा कर रहा है। इस सब की बेहद सख्त जरूरत है। हमें इसलिए भी सरकार को चेताना होगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जनता पे ना डालते। हाँ, आप, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को क्वारंटाइन करके रखें, हम अपने आप को घर में रखें, बाहर ना जाएं, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जिनको इन्फेक्शन होता है उनका इलाज करवाना सरकार की जिम्मेवारी है और उसके लिए सरकार को पहले से सोचना होगा। चीन ने, जब इनके यहां इतना इन्फेक्शन हुआ, चीन ने 2 दिन में एक नया हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। कल इंग्लैंड से खबर आई है, उन्होंने अभी पिछले 8-10 दिन में एक नया, बिल्कुल नया अस्पताल बना दिया जिसमें 2,000 बेड, 4,000 बेड हैं उसके अंदर। क्या अभी से हम नहीं सोच सकते स्कूलों को उसमें बदलने की, बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े गोदाम को उसके अंदर बदलने की, ताकि हम फटाफट क्वारंटाइन सेंटर बना सकें, फटाफट वहां पे अस्पताल बना सकें। इस सब की बेहद जरूरत है। अगर आज सरकार नहीं सोचेगी तो आज से 10 दिन बाद शायद असंभव हो जाएगा इन चीजों का जवाब देना। तो ये सब मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार इस मेडिकल इमरजेंसी के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मानवाधिकार खत्म हो जाए। तो इसलिए मेरा यह कहना है, इस देश को इस वक्त ऑपोजिशन की जरूरत है। ऑपोजिशन वो नहीं जो सरकार की इस तालाबंदी का विरोध करे। ऑपोजिशन वो
जो कि तालाबंदी के परिणाम जो हो रहे हैं उसे देश के सामने लाए, सरकार को बार बार सरकार पे दबाव बनाए कि आप ये कीजिए, गरीबों को ये हो रहा है, किसान को ये हो रहा है, शहर के अंदर ये हो रहा है। आज मैंने सुना कि दिल्ली के अंदर दंगा पीड़ित जो एक कैंप में थे, उन सबको 3-3 हजार रुपए दे के चलता कर दिया गया है, और 3 हजार रुपए सरकार ने नहीं दिए, वो भी प्राइवेट मदद से दिए गए हैं। तो ये सब हृदय विदारक घटनाएं हैं। इसके बारे में आवाज उठाना, इस आवाज को पहुंचाना हमारा फर्ज है। इसलिए नहीं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि हम इस तालाबंदी को सफल बनाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। ये तालाबंदी सफल तभी होगी अगर इन सब चीजों का जवाब मिल सकेगा। अगर किसी के घर में रसोई में खाना नहीं होगा, 2 दिन बाद वो सड़क पे आएगा ही आएगा। आप कुछ लगा लीजिए, कोई कर्फ्यू, कोई लॉकडाउन उसको रोक नहीं पाएगा। तो इसको सफल बनाने का यही तरीका है कि उनके संकट को हम एड्रेस करना अभी से शुरू करें, तो तालाबंदी सफल हो। इसके लिए जरूरी है कि इन संभावित दुष्परिणामों और समस्याओं की तरफ हम बार बार ध्यान दें, सरकार को सुझाव दें कॉन्क्रीट कि क्या किया जा सकता है, और वो करने में सरकार की मदद दें। क्योंकि ये किसी एक सरकार का संकट नहीं है, ये देश का संकट है, हम सब का संकट है, जिसका मिलकर हमें सामना करना है। आप में से कुछ शायद सवाल आए हैं, मैं 1 मिनट में कुछ सवाल पढ़ के आपके जो सवाल आए हैं उनका उत्तर भी दूं। सवाल है मिस सजाद MR97, why can't they restore 4G in JK? For us, this lockdown started from 5th August. Imagine what we must have gone through. Our education is taking a hit. Most importantly, ये जम्मू कश्मीर से सजाद साहब हैं, उनका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 4G की ज़रूरत इसलिए है जम्मू कश्मीर में, देश के बाकी सब इलाकों में, ताकि ये सारी सूचना जो आप और मुझे आसानी से मिल रही है, वो सब सूचना उन तक को भी मिले। डॉक्टर्स डाउनलोड करना चाहते हैं कि इससे एपिडेमिक से डील करने के क्या मेथड हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब जबकि कुछ बड़े बिजनेस को छोड़ दिया गया है, और शुक्र है कि एटलीस्ट इतने साल बाद उनको छोड़ा गया, इतने महीनों बाद छोड़ा गया है, तो उसमें ये जो इंटरनेट की फैसिलिटी रिस्टोर करना बेहद जरूरी है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति पे डिटेल चर्चा का वक्त नहीं है, लेकिन इस बात से पूरी तरह मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटीज जो दिल्ली में अवेलेबल हैं, जो हरियाणा में अवेलेबल हैं, जम्मू कश्मीर को भी वही सब मिलनी चाहिए। एक और है विकास जी, उनका प्रश्न है, रजत जी का सवाल है, देश में बेरोजगारी की स्थिति पहले से ही खराब है, ऐसे में युवाओं के रोजगार के लिए सरकार क्या कर सकती है? रोजगार तो रजत भाई दूर की बात है, अभी तो यह है कि जिसका रोजगार छिन रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है। जिसके पास रोजगार पहले भी नहीं था उसको रोजगार देना तो अभी थोड़ा सा दूर की चर्चा है, दूर की बात है, हमें उसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन उसके बारे में कुछ इमीडिएटली हम आज कर पाए या सरकार कर पाए वो तो बहुत दूर की कौड़ी होगी। आज जो चैलेंज है वो ये, जिन लोगों की नौकरी छूट रही है, खास तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और मेरे पास तो खबर आई है कि कई ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये है, इंडस्ट्रीज वगैरह अपने वर्कर्स को रिलीज कर रहे हैं, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। फॉर्मल लेटर नहीं दे रहे, लेकिन आप जानते हैं इस देश में ज्यादातर 100 में से 93 वर्कर तो इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, यानी कि जिनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कोई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जिस दिन मालिक ने बोल दिया तुम्हारा काम खत्म, उस दिन खत्म। तो उसके लिए हमने कल भी कहा था कि सरकार एक, जैसे बाकी इमरजेंसी प्रोविजन लाए हैं, इसी इमरजेंसी प्रोविजन में ये इमरजेंसी प्रोविजन भी लाए, नो रिट्रेंचमेंट पॉलिसी। 1 मार्च 2020 के बाद से किसी भी कर्मचारी को किसी भी बहाने से रिट्रेंच नहीं किया जा सकता जब तक ये एपिडेमिक चलती है। क्योंकि क्या होगा, तमाम तरह के बहाने बनाए जाएंगे, किसी को कह देंगे ये तो काम नहीं करता था, ये तो ढीला था। तो 1 मार्च 2020 से बना दीजिए नियम, किसी को रिट्रेंच नहीं किया जा सकता। ये तो कम से कम न्यूनतम चीज है। रिट्रेंच करना मतलब जिसको रोजगार से बाहर निकाल देना, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लागू सिर्फ उन्हीं पे होगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है। जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है उसका क्या करेंगे?
आप सरकार की तरफ से वैसे हिदायत दी जा रही है, कहा जा रहा है, लेबर डिपार्टमेंट ने भी कुछ लेटर्स इशू किए हैं, बेहतर लेटर्स हैं, लेकिन जहां किसी किस्म की लिखा पढ़ी ही नहीं है वहां उसको आप कैसे बचाएंगे? जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हैं वहां फिर भी आप कुछ मदद कर सकते हैं, उबर में, ओला में, इन सब में आप कह सकते हैं कि इन सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा संकट रजत यही है कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई सब्जी की रेहड़ी पे काम करता है, कोई दुकान के अंदर ढाबे पे मुंडू वाला काम कर रहा है, सिर्फ चाय पिला रहा है, उसको मालिक ने कह दिया कल से घर जाओ, आप कानूनन उसके बारे में क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा संकट है। तो अंततः इसका सॉल्यूशन फिलहाल तो यही है कि उनको सरकार डायरेक्ट मदद करे, सरकार डायरेक्ट मदद करे उनके राशन में। कल भी हमने 2-3 चीजें कही थी जो बेंगलोर की रिपोर्ट के आधार पे, राशन की मदद की जाए, उनको रेंट में मदद हो। कम से कम सरकार ये तो नियम बना सकती है कि किराया ना देने के कारण किसी को, किराएदार को इन 2 महीने, इन 3 महीने नहीं निकाला जाएगा। ये काम सरकार के लिए संभव है, किया जा सकता है। हमने रिट्रेंचमेंट की बात की थी, हमने कहा था बिजली पानी के बिल माफ कर दिए जाएं 2 महीने के लिए, ताकि कम से कम एडिशनल प्रेशर ना आए। और हर बड़े शहर में ऐसे सेंटर खुलें जहां आपको खाने की बुनियादी चीजें एक फिक्स दाम पे मिल सके। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी वालों का पूरा एक नेटवर्क है, बेंगलोर में एक अलग तरह का नेटवर्क है। ऐसी जगह हो जहां वो मिले, और ये 2 घंटा 4 घंटा ना खुले, ये पूरा दिन खुले, 18 घंटे खुले, ताकि लोगों को क्राउड ना करना पड़े वहां पे। 24 घंटा खोल दीजिए ऐसी चीजों को, ताकि क्राउडिंग कम से कम हो। इन तमाम चीजों की जरूरत है। एक बात जो बार बार कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, इस वक्त एक ही तरीका है, देश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम सीधा उनके बैंक में कुछ पैसा सरकार डाल दे। 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2-3 हजार रुपए में लोग अपना महीना किसी तरह काट लेंगे। जिसके पास नौकरी नहीं है, और किसी के पास है, गलती से चला भी गया तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा इतना बड़ा देश का। कम से कम 2-3 हजार रुपए प्रति परिवार एक महीने के लिए उनके अकाउंट में डाला जाए, ये बेहद अर्जेंट जरूरत है इस वक्त। और कोई सवाल हमारे पास? सवाल है अर्चना यादव जी, सर उन स्टूडेंट्स का क्या होगा सर जिनका पोस्ट जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है? अर्चना जी, सच बात यह है कि इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनके पास जॉब नहीं है उनकी स्थिति तो बेहद खराब है। वो तमाम लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आए हुए हैं, शहरों में टिके हुए हैं, जिनको अब कहा जा रहा है वापस जाओ, जिनके पास जॉब नहीं है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं अगले 2 महीने में उनको कोई नया जॉब तो मिलने से रहा। इसलिए फिलहाल ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल मलहम लगाने की बात है, बैंडेड लगाने की बात है। जहां खून आ रहा है तो आप बस किसी तरह उसको, खून को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं कि आप कम से कम ऐसे तमाम लोगों के जितने भी अकाउंट हैं, सरकार ने कहा जनधन का अकाउंट है, तो एक सुझाव आया है कि जिसके जनधन के अकाउंट में 5,000 रुपए से कम का बैलेंस रहा है, और जनधन अकाउंट है ही बहुत कम पैसे वाले लोगों के लिए, उन सब में एक मुश्त ट्रांसफर किया जाए। सो फॉर द टाइम बीइंग इंस्टेंट कैश ट्रांसफर और राशन, ये 2 चीज एक साथ एकदम करने की जरूरत है। मैं तो वाकई उम्मीद कर रहा था कि कल प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, मुझे निराशा हुई। प्रधानमंत्री ने बाकी सब चीज बताई, बड़े तफसील से बताई, लेकिन वो एक चीज जिसका इस देश के हर गरीब को इंतजार था, वो प्रधानमंत्री ने नहीं कही। इसकी निराशा है। फिर भी एक उम्मीद है, ये वक्त सिर्फ विरोध करने का नहीं है, इसलिए मैं केवल निराशा कह के इसको छोड़ दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज नहीं तो चलिए कल तक इसकी घोषणा हो। मैं फिर याद दिलाऊंगा, अगर ये 2-3 काम अगले सप्ताह भर के अंदर नहीं हुए, और आज फैसला होगा तो 10 दिन तो लागू होते हुए उसको लग जाएंगे, अगर ये नहीं हुए तो देश के करोड़ों घर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो एक तरफ स्वास्थ्य की महामारी है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की अपनी महामारी है। तो कोरोना की मार और लॉकडाउन की मार,
ये दो अलग मार हैं। पहली मार सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी से बचाना सरकार का कर्तव्य है। ये बहुत जल्दी करने की जरूरत है। एक और प्रश्न हमारे पास है, ये है नीतीश तिवारी जी का। सर, आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की आवाजाही पर होली के वक्त से ही प्रतिबंध या नियंत्रण शुरू हो जाना चाहिए था? कुछ देशों से आने वाले लोगों को सीधे आबादी के बीच छोड़ने से क्या बेहतर नहीं होता कि डिटेंशन कैंप में 14 दिनों के लिए रख दिया जाता? ये नीतीश भाई, हम सब देखिए, रिट्रोस्पेक्टिव विजडम एक चीज होती है कि पीछे मुड़ के देखें तो हम सब बड़े स्मार्ट हो जाते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं, बात ठीक लगती है। लेकिन मैं अपने आप को सरकार की जगह रख के भी सोचता हूँ। सोचता हूँ कि भारत एक्चुअली उन देशों में था जिसने जल्दी बैन लगाया था। हमने 12 मार्च से बैन लगाना शुरू कर दिया था। पहले मलेशिया, थाईलैंड वगैरह कुछ देशों पे लगाया, फिर 16 तारीख से हमने बैन लगा दिया था यूरोप की फ्लाइट्स पे। उसके बाद फाइनल बैन लगाया है हमने सभी फ्लाइट्स पे। आज पलट के देखें तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, ये 4 दिन पहले लग सकता था। लेकिन इन सब चीज़ों में विजडम रिट्रोस्पेक्टिव ही होती है, पलट के ही हमें ज्ञान मिलता है। उस वक्त कठिन होता है। और सरकार ने 14 दिन क्वारंटाइन का नियम तो बनाया था काफ़ी इन देशों के लिए, कई लोगों को क्वारंटाइन किया भी गया है। पलट के हम जरूर कह सकते हैं, देश के तमाम, दुनिया के तमाम देशों की तरह हमने भी भूल की है। लेकिन याद रखिए कि भूल सबने की है, सिवाय एक दो देशों के, साउथ कोरिया और सिंगापुर। मगर उनका सिस्टम हमसे बहुत अलग है। ये उम्मीद करना कि साउथ कोरिया जो कर सका वो भारत जैसे बड़े देश में और गरीब देश में संभव हो पाएगा, ये बात ठीक नहीं है। एक चीज का मुझे जरूर अफसोस रहता है और अजीब, मुझे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये बीमारी हवाई जहाज से आई, तो सबसे ज्यादा था संक्रमण हवाई जहाज वालों में। सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग जो विदेश से आ रहे हैं, हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हैं। तो सबसे पहला बैन इन पे लगना चाहिए था। उसके बाद वो जो राजधानी से ट्रेवल कर रहे हैं, शताब्दी से ट्रेवल कर रहे हैं, उन पे। और पैसेंजर वालों के पास तो, बेचारों के पास ये बीमारी थी ही नहीं, उनके पास तो बीमारी अंत में पहुंच रही है, अब पहुंचनी शुरू होगी। लेकिन देखो हमने किया क्या, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन इस देश में बंद की, उसके बाद बाकी ट्रेन्स बंद की, फ्लाइट्स उसके भी बाद में बंद की। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि गरीब की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। पैसेंजर ट्रेन बंद कर दो, कौन बोलेगा, कौन सुनेगा? टीवी तक भी आवाज उनकी तो नहीं पहुंचेगी। और ये बिल्कुल अजीब तरीके से हमने किया। इसके पीछे कोई खास षड्यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसी हमारी व्यवस्था है। इन चीजों से सीखने की जरूरत है। लेकिन अभी भी अगर सरकार इस 21 दिन के बैन को प्रभावी रूप से लागू कर सकती है, तो ऐसा लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स की राय सुन के लगता है कि हमारे यहाँ इस इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ये याद रखिए, 21 दिन का सक्सेसफुल लॉकडाउन करने के बाद भी कोरोना देश से खत्म नहीं होगा। ये फ्लू जैसी चीज है, एक बार एंटर कर गई है पूरे देश में आएगी। मोटे तौर पे कहो तो आप मान लीजिए कि अगले साल, 1.5 साल में आपको भी होगा, मुझे भी होगा, ये वायरस सब पे आएगा। हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि एक साथ करोड़ों लोगों को ना लग जाए, धीरे 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 बढ़े, बस हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। इतने में सफल हो गए तो इसे गनीमत मानिए। ये हम ठीक से कर लें, अभी तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक और सवाल, और ये शायद अंतिम सवाल रहेगा। ये हैं यासिर अराफात। What impacts are you seeing to private job holders in the near future due to lockdown? Yasir bhai, I'm afraid I don't have very good news right now. प्राइवेट जॉब होल्डर्स पे क्या असर होगा? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो पहले स्लो डाउन में थी, वो रिसेशन में जा सकती है। तो अभी तक क्या था, दुनिया में भी और इंडिया में भी, जिसे हम मंदी कह रहे थे, दरअसल मंदी थी नहीं। हमारी ग्रोथ की रेट, अभी भी हमारा जो एरो था वो ऊपर जा रहा था, ग्रोथ की रेट थोड़ा कम हो रही थी। लेकिन अब मुझे डर है कि ये तो नेगेटिव में चली जा सकती है। और अगर वो होगा तो प्राइवेट जॉब्स पे असर पड़ेगा, कंपनियां बंद होंगी, रिट्रेंचमेंट होंगे। जब भी मंदी आती है तो ये सब कुछ होता है। और हकीकत तो ये है कि हमारे देश में पहले से हालत खराब थी। देखिए क्या होगा कि बाद में सब कोरोना कोरोना हो जाएगा, लेकिन ये याद रखिए, कोरोना से पहले क्या था? कोरोना से पहले भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे थी, 40 साल से ज्यादा। हमारे देश में
जीडीपी की ग्रोथ रेट पिछले 10-12 साल की सबसे कम हो गई थी। हमारे देश में एक्सपोर्ट स्लो हो गए थे, इन्वेस्टमेंट डाउन थे। ये सब कोरोना से पहले था। कोरोना के बाद क्या होगा, जबकि पूरा इंटरनेशनल कोलैप्स हो रहा है। अच्छी खबर नहीं है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ मुहावरा है या नहीं, कंगाली में आटा गीला। या पहले ही आटा भी था, थोड़ा सा आटा घर में था, वो आटा भी गीला हो गया है। कोरोना का ये असर होगा। तो अभी कुछ बेहतर इकोनॉमिस्ट इसको बता पाएंगे, लेकिन जितनों को मैं पढ़ रहा हूं कोई भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बता रहा। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इस वक्त बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, और इसलिए सरकार को स्टेप इन करने की जरूरत है। इस वक्त सरकार ही बचाएगी। इस बीच एक और सवाल आ गया, बस इसको हम आखिरी सवाल की तरह लेंगे आज। ये सवाल है संजीव शर्मा जी का। सर, फॉर नेक्स्ट 2 months होम लोन EMIs should not be deducted. Banks may extend 2 months in total tenure, but for next 2 months should not deduce EMI, so that some financial assistance can be made available. संजीव, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ये बात तो होम लोन की आपने उठाई, इसी बात को मैं किसानों के लोन से भी जोड़ता हूं। हर तरह के लोन की रिकवरी 2 महीने के लिए सस्पेंड हो जानी चाहिए। वैसे सरकार बड़े बड़े लोगों की लोन रिकवरी तो वैसे ही सस्पेंड करके रखती है ना। अब आप जैसे लोगों को भी, मेरे जैसे लोगों को फायदा हो जाए, खासतौर पे किसान को हो जाए। किसी भी लोन की रिकवरी को अगले 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए। जब तक, 2 महीने का मतलब जब तक कोरोना वायरस का असर कम नहीं हो जाता, उस वक्त के लिए इसको सस्पेंड जरूर किया जाना चाहिए। जो कल निर्मला सीतारामन जी ने कंपनियों को कई छोटी मोटी छूट दी है, वो सारी छूट आम लोगों को भी तो मिलनी चाहिए। मेरी तो उम्मीद थी कि कल इसकी घोषणा हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये घोषणा होनी चाहिए, हमें इसकी मांग करनी चाहिए। तो ये सवालों और इसका सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में मेरा एक सवाल है आपसे, और आपके उत्तर मुझे चाहिए इस कमेंट बॉक्स में। पिछले 7 दिन से ये हम फेसबुक पे लाइव पे बात कर रहे हैं। आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप फीडबैक दीजिए, आपने दिया भी है। मुझे 2-4 चीज पे फीडबैक चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है। आजकल तो घर में है, पहले तो हम सोचते थे कि इसका टाइमिंग इसके हिसाब से होगा कि अच्छा, लोग ऑफिस से बाद आ जाते हैं तो 6-6:30 बजे के बाद शुरू होता है टाइम। कोई और टाइम आपको सूट करता है? आप सोचिए, आप बताइए, आपके हिसाब से कौन सी विंडो है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इनमें से कौन सी विंडो है जो आपको लगता है कि फेसबुक लाइव आप सुनना पसंद करेंगे? ये टाइम हो तो मेरे लिए सूट करेगा। कौन सा टाइम आपको सूट करता है, बताइए। दूसरा, ये हिंदी में ही हो या हिंदी इंग्लिश का कुछ कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं? वैसे मैं बोल तो हिंदी में रहा हूं, तो पता नहीं इंग्लिश के बाकी सारी साथी समझ पाएंगे या नहीं। लेकिन इफ सम ऑफ यू फील दैट नो, आई शुड यूज मोर इंग्लिश, प्लीज लेट मी नो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तीसरी, कि अगले 20 दिन के लिए मेरा एक सुझाव है, आप बताइए आपको ठीक लगता है क्या, कि हम रोज सिर्फ खबरें डिस्कस करें। उसकी तो लिमिट आ जाएगी। अब कितना कोरोना पे ज्ञान देंगे, मेरे पास इतना ज्ञान है भी नहीं भैया। मैं भी पढ़ता हूं, आपकी तरह बताता हूं, कि मैं तो ना तो हेल्थ एक्सपर्ट हूं ना इकोनॉमिस्ट हूं। मगर एक काम हम कर सकते हैं कि ये 20 दिन, अब 21 में से एक खत्म हो गया, बाकी 20 दिन बच गए। ये 20 दिन हम पूरा देश के फ्यूचर के बारे में हर रोज एक नया विचार लें और उसको डिस्कस करें। तो रोज 5-10 मिनट बात कर लेंगे वहां की जो खबर, जो दिन की खबर है उसके बारे में, लेकिन उसके बाद हम किसी बड़ी चीज के बारे में बात करें। आपको कैसा लगता है विचार? आप सोचिएगा, बताइएगा। आपके मन में कोई सुझाव हो कि फेसबुक लाइव में मैं ये सुनना चाहता हूं, आप ये बातें क्यों करते हैं, आप मेरे को ये बताया कीजिए। आप जरूर लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सब आज जो कमेंट बॉक्स में सुझाव आएंगे सब देखेंगे, और कल से हम इसका टाइम, इसकी स्ट्रक्चर बदलेंगे। तो कल से अब लगातार 20 दिन हम एक नए तरीके से फेसबुक लाइव करेंगे, आपके सजेशंस के आधार पे। तो अब बस जल्दी से आप बैठ जाइए और अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई मुझे ये चाहिए। अपने किसी दोस्त से भी पूछ के बता सकते हैं कि हाँ, हमारे को ये वाला अच्छा लगेगा। तो आपके विचारों के आधार पे, आपके सुझाव के आधार पे हम अपनी बातचीत आगे और जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया बात हुई आप सबसे। तो कल फिर आएंगे, पर कल का टाइम क्या होगा ये आप फेसबुक पे एक बार नोट कर लेना, क्योंकि कल से हम टाइम इसका चेंज करेंगे। नए टाइम के साथ आएंगे, नया थीम लेके आएंगे, और फिर रेगुलरली ये संवाद बना के रखेंगे। क्योंकि देश में तालाबंदी है,
लेकिन हमारे दिमाग की तो तालाबंदी नहीं है ना। दिमाग में ताला ना लग जाए जब देश में ताला है, इसके लिए हम बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड इवनिंग।